दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। देखो इसके अलावा माइक्रो के जितने भी चैप्टर्स है वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में माइक्रो की प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से पढ़ सकते हो। सारे वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस, आप किसी भी सेशन के लिए बहुत आराम से उन्हें फॉलो कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 10 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। देखो चैप्टर का क्या नाम है? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं यार प्रोड्यूसर कौन होता है। देखो हम लोग कौन है? कंज्यूमर्स है, जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज को यूज करते हैं वो कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। सेम वैसे ही जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं, वो कौन होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। और प्रोड्यूसर इज एन इकोनॉमिक एजेंट। ये भी हमारी कंट्री का, हमारी इकोनॉमी का एक पर्सन होता है, एक एजेंट होता है, हु अंडरटेक्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका काम क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। अब देखो हम लोग गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम क्यों करते हैं, हम लोग गुड्स और सर्विसेज को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उन्हें यूज करके हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। सेम वैसे ही प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन क्यों करता है? ताकि उसे प्रॉफिट हो सके। तो प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ही अचीव्स हिज गोल बाय मैक्सिमाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। और उसका ये गोल कब पूरा होता है? जब रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सबसे ज्यादा हो, वो डिफरेंस मैक्सिमम हो। अब सबसे पहले तो ये समझो कि रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है। देखो सपोज मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैं ये पेन मैन्युफैक्चर करती हूँ, मेरा काम है इस पेन को बनाना। अब इस पेन को बनाने में मैं जितना भी खर्चा करती हूँ, जितना भी एक्सपेंडिचर करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल पे खर्चा करूंगी, मुझे मेरी लेबर को पे करना पड़ेगा, मुझे जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो फैक्ट्री है वहां का रेंट पे करना पड़ेगा, मेरा बिजली का खर्चा आएगा, बहुत सारे एक्सपेंडिचर होंगे। तो इस पैन को बनाने में कुल मिला के समझ लो पर पैन मेरी कॉस्ट आती है कितने रुपए? पर पैन मेरी कॉस्ट आती है 10 रुपीज। ये क्या है? मेरी कॉस्ट है। अब ये पैन 10 रुपए में बनके तैयार हुआ तो मैं इसे बेचती हूँ सपोज 16 रुपीज के अंदर। तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या है? यहाँ पर मेरी सेलिंग प्राइस है 16 रुपीज। इस सेलिंग प्राइस को बोला जाता है रेवेन्यू। क्या कहते हैं? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कितना है हमारा? 16 रुपीज। कॉस्ट कितनी आई हमारी? ₹10। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कि जितना मेरे पास में आया और जितना मेरा लग गया पैसा, वो डिफरेंस हमारा कितना है? 6 रुपीज। इस डिफरेंस को बोला जाता है प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस, यानी कि जो मार्जिन है 6 रुपए, ये मैक्सिमम हो। अच्छा ये मैक्सिमम कैसे हो सकता है? सपोज मैं कहती हूं कि उसकी कॉस्ट कम आने लग गई, उसने बहुत सारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया और कैसे जैसे करके अपनी कॉस्ट को कम कर लिया, और अब उसकी कॉस्ट आती है सपोज 9 रुपीज, और अब उसका रेवेन्यू है, वो इस पेन को सपोज मैं कहती हूँ बेचता है 17 रुपीज के अंदर। तो अब 17 माइनस 9 जब आप करोगे तो आपके पास में यहाँ पर प्रॉफिट कितना आएगा? 8 रुपीज। तो वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है। तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कब होता है, उसका प्रॉफिट मैक्सिमम कब होता है? जब ये उसका मार्जिन इंक्रीज हो। तो समझ में आ गया प्रोड्यूसर कौन होता है? वो पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। क्यों करता है? ताकि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। अब सेकेंड बात करते हैं भाई प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या है। तो देखो इक्विलिब्रियम वर्ड देखते ही समझ जाया करो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेज ऑफ रेस्ट, कि बस रुक जाओ, ये हमारा बेस्ट लेवल है, ना तो हमें इससे कम प्रोडक्शन करना है ना हमें इससे ज्यादा प्रोडक्शन करना है, ये हमारे लिए बेस्ट लेवल है, यहां पर रुक जाओ। यहां पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो उस मैक्सिमम प्रॉफिट वाली स्टेज को बोला जाता है प्रोड्यूसर। किसके अंदर है? इक्विलिब्रियम के अंदर है। ये बेस्ट लेवल है कि सपोज मैं कह रही हूँ वो 10 यूनिट्स बना रहा है तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो ना वो इससे कम बनाए ना वो इससे ज्यादा बनाए, ये उसके लिए बेस्ट लेवल है। उस बेस्ट लेवल को बोला जाता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या होता है? मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है उसे स्टेज पर, उसे बोला जाता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अ प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। मैंने बता ही दिया प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कब होगा? जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करके, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। मैंने कहा इस पेन को मैंने सेल करा 16 रुपीज में, इस पेन को बनाने की मेरी कॉस्ट आई थी 10 रुपीज, तो 6 रुपीज क्या है? मेरा प्रॉफिट है। याद रहेगा। अब देखो प्रॉफिट के साथ में मैं आपको दो बातें बताती हूँ। एक होता है हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट और दूसरा होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। ध्यान से समझना। देखो मैं कहती हूँ सपोज ये पेन बनाने की मेरी जो फैक्ट्री है वो मेरे घर के अंदर ही है, मैं घर के अंदर ही ये पेन बनाती हूँ। तो घर के अंदर अगर
मैं ये पेन बनाती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। इस पेन को बनाने के लिए जो लोग हैं वो भी मेरे घर के ही लोग हैं, मैंने बाहर से कोई लेबर हायर नहीं करी, मेरे घर के लोग ही ये पेन बनाने में मेरी हेल्प करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे लेबर को भी कुछ पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर के मेंबर्स ही मेरे एम्प्लॉइज हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, ना मुझे रेंट पे करना पड़ रहा है ना मुझे लेबर पे करनी पड़ रही है। वहीं अगर मैं ये पेन बाहर बनाती तो मुझे रेंट पे करना पड़ता, मुझे लेबर के लिए पे करना पड़ता। अब मेरी वाली सिचुएशन के अंदर मुझे बाहर कहां खर्चा करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लाने के लिए, इसकी पैकेजिंग वगैरह करवाने के लिए, इसको मार्केट में सेल करने पे जो पैसा आएगा, तो उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो खर्चा मैंने बाहर वालों के लिए करा और जो बेनिफिट्स मुझे मेरे घर से मिल रहे हैं। सपोज अगर यही रेंट मुझे बाहर पे करना पड़ता, अगर मैं बाहर से इंप्लॉइज हायर करती तो मुझे उनको भी पे करना पड़ता, तो उनकी जो भी वैल्यू निकल कर आती है, सपोज मेरा रेंट बनता 50,000 और इंप्लॉइज को मैं पे करती 20,000, तो उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, 70,000। इसे बोला जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो। आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी लोगे जो आप बाहर वालों को खर्चा दे रहे हो, और अगर आप घर के अंदर की कोई चीजें यूज कर रहे हो जिनका आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा, तो उनकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लो कि अगर आप बाहर से वो बेनिफिट्स लेते तो आपकी कितना खर्चा आता है। जैसे मैंने बताया 70,000, उसको भी प्लस कर दो, टोटल कॉस्ट को माइनस करो जिसमें आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आ गई जो आप वाकई में पे कर रहे हो, और इम्प्लिसिट मतलब अज्यूम कर लो अगर हम बाहर पे करते तो कितनी आती, वो क्या है हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट। बट जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स निकालते हैं, अकाउंट्स के हिसाब से निकालते हैं, तो रेवेन्यू तो वही है हमारा 16 रुपीज, बट कॉस्ट में से हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही माइनस करते हैं। हम कहते हैं भाई ये तो मैंने वाकई में पे ही नहीं करा, तो इसको हम क्यों इंक्लूड करें, जबरदस्ती मतलब चीजों को कॉम्प्लेक्स क्यों करें, हमने सिर्फ ये पे करा है, हम सिर्फ इसको माइनस करेंगे। तो यहां पर टोटल कॉस्ट के अंदर सिर्फ कौन सी कॉस्ट आती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो हम लोगों ने बाहर वालों को करी है, अंदर जो हमें बेनिफिट्स मिले उसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। तो यहां तक बातें समझ में आती है, इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है और अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है। अच्छा, इसी के साथ में मैं एक चीज और आप लोगों को बताती हूं, तो देखो यहां पे बता देती हूं। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हमारा जितना भी टोटल रेवेन्यू है, ये जो रेवेन्यू है, इसमें से हम लोग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। कौन सी कॉस्ट को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, देखो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के हिसाब से बदलती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कम पेन बनाए तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कम आएगी। वेरिएबल कॉस्ट हो गई हमारी लेबर की कॉस्ट, हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट। ऑब्वियसली बात है अगर मैं प्रोडक्शन कम कर रही हूं तो रॉ मटेरियल पे खर्चा कम होगा, लेबर को मुझे कम पे करना पड़ेगा। बट एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड मतलब जो मेरा घर का मुझे रेंट पे करना पड़ रहा है, फैक्ट्री का रेंट पे करना पड़ रहा है, वो क्या है, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर फैक्ट्री में 10 पेन बनेंगे तो भी मुझे वही रेंट पे करना पड़ेगा, अगर फैक्ट्री में 100 पेन बनेंगे तो भी मुझे वही रेंट पे करना पड़ेगा। वो कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब रेवेन्यू में से हम लोग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, यानी कि लेबर की कॉस्ट हो गई, रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई, जो प्रोडक्शन के हिसाब से बदलती रहती है, इसके अंदर हम फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते। बट जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तो इसी टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट को भी हम माइनस करते हैं और इसी के साथ में हम फिक्स्ड कॉस्ट को भी माइनस करते हैं। वेरिएबल कौन सी हो गई, हमारी लेबर की कॉस्ट, हमारी जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आ गया हमारा फैक्ट्री का रेंट वगैरह, हमारा लैंड का जो भी हम पे कर रहे हैं वो फिक्स्ड है, चाहे आप कितने भी पैन बनाओ वो सेम लगेगा। तो समझ में आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों कॉस्ट को माइनस करते हैं, यानी कि टोटल कॉस्ट को माइनस किया जाता है। तो यहां तक समझ में आया भाई प्रोड्यूसर कौन है, जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। क्यों करता है, ताकि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम हो। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम वो प्रॉफिट कमा पाता है। ये स्टेज ऑफ रेस्ट है कि ना तो वो इससे कम प्रोड्यूस करे ना वो इससे ज्यादा प्रोड्यूस करे। अब बात करते हैं 3 लेवल्स ऑफ प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स के प्रॉफिट्स की बात करते हैं। प्रोड्यूसर को प्रॉफिट 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, दूसरा होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट्स, और तीसरा होता है हमारा सब नॉर्मल प्रॉफिट्स। देखो मैंने कहा रेवेन्यू, यानी कि इतने में बेचा हमने, 16 रुपए में बेचा और 16 रुपए ही हमारी सपोज कॉस्ट आई थी। अगर हमारा रेवेन्यू हमारी कॉस्ट के इक्वल है, यानी कि जितना मैंने किसी चीज को बनाने में खर्चा करा उतने में ही मैंने उसे बेच दिया, प्रैक्टिकली देखा जाए तो
यहाँ पर ना उसे प्रॉफिट हो रहा है ना उसे लॉस हो रहा है, मैंने वो चीज 10 रुपए में बनाई 10 रुपए में ही बेच दी। इसे बोला जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट, की जितना खर्च करा उतने में हम लोगों ने चीजों को बेच दिया, ना हमें एक्चुअली प्रॉफिट हुआ ना हमें लॉस हुआ। इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। मैं कहती हूँ किसी चीज को बनाने में मेरा खर्चा आया 10 रुपए, ये क्या थी? मेरी कॉस्ट थी, खर्चा 10 रुपए था, और इस चीज को सपोज मैंने बेचा 16 रुपए के अंदर, 16 रुपए में बेचा। देखा जाए तो हमारे हिसाब से ये एक्चुअल प्रॉफिट है। क्या है? ये एक्चुअल प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को बोला जाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या कहते हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। और इसी का नाम है एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या कहते हैं इसे? एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, कि रेवेन्यू ज्यादा है और हमारी कॉस्ट कम है। एक होता है सब नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब आप देखोगे यार इसे भी प्रॉफिट ही बोल रहे हैं, ये एक्चुअली देखा जाए हमारी भाषा में तो इसे बोला जाता है लॉस, कि मैंने किसी चीज को बनाया 10 रुपए में, ये मेरी क्या है? बनाने की कॉस्ट आई, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इस चीज को बेचा 8 रुपए के अंदर, मतलब मेरा रेवेन्यू कितना है यहाँ पर? 8 रुपीज है। तो 8 रुपीज में सेल करा, बनाने की कॉस्ट मेरी 10 रुपए आई थी, मतलब कहीं ना कहीं मैं लॉस में हूं यार। मैंने खर्चा 10 रुपए का करा, उस चीज को मैं बेच 8 रुपए में रही हूं, तो यहाँ पर मैं लॉसेस के अंदर हूं, और इस लॉस को बोला जाता है सब नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट किसे कंसिडर करते हैं? जितना हमारा बनाने में खर्चा आया उतने में ही हमने चीज को बेच दिया। दिस इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट्स। याद रहेगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट वाली सिचुएशन, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन, सब नॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब यहां पर कहीं ना कहीं हम लॉसेस के अंदर हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स को समझते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स आर डिफाइंड एज द मिनिमम रिटर्न दैट द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। भाई ये मिनिमम रिटर्न है। अगर मैंने किसी चीज को 10 रुपए में बेचा है तो मैं मिनिमम उस चीज से कितना एक्सपेक्ट करती हूँ कि कम से कम 10 में तो मेरी ये चीज सेल हो जाए, कम से कम इससे कम में ना हो। इससे कम में होगी तो मैं लॉसेस के अंदर जाऊंगी। तो ये मिनिमम रिटर्न है जो प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है, जितनी भी उसने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई है, कि जितना कम से कम मैंने खर्चा करा है मैं उतना तो वसूल कर लूं, मुझे मेरी जेब से तो ना देना पड़े एक्स्ट्रा। If this minimum return is not available, he will withdraw his capital from the existing use and shift it to some different use. अगर उसे ये minimum return भी available नहीं होता, मैं कहती हूँ उसको बनाने की कॉस्ट 10 रुपए आई और उसे 8 रुपए में बेचना पड़ रहा है, वो अपनी जेब से दे रहा है या 2 रुपए एक्स्ट्रा लॉसेस के अंदर है। अगर ये मिनिमम रिटर्न भी उसे अवेलेबल नहीं होता तो वो उस बिजनेस से अपनी कैपिटल निकाल लेता है, यानी कि जो पैसा उसने लगाया था वो निकाल लेता है, और इस कैपिटल को वो किसी दूसरी चीज में शिफ्ट करता है, किसी दूसरे बिजनेस के अंदर लगाता है। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। देखो, प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए 2 अप्रोचेस होते हैं। एक अप्रोच होता है एमआर एंड एमसी अप्रोच, इसे बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। वही एक अप्रोच होता है टीआर एंड टीसी अप्रोच, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। ये आपके कोर्स के अंदर नहीं है, हमें पढ़ना है एमआर एंड एमसी अप्रोच। अब देखो, प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कब होता है? पहली बात तो हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं जो चीज की प्राइस है वो कांस्टेंट है। अच्छा, प्राइस कांस्टेंट से क्या मतलब है? आप मार्केट के अंदर गए, आपने बोला मुझे ये पेन खरीदना है, सामने वाला बोलता है ठीक है पेन खरीदना है 10 रुपए का दूंगा। ठीक है भाई, प्राइस कितनी बताई उसने इस पेन की? 10 रुपए। आपने बोला मैं 2 पेन खरीदूंगा, उसने बोला कोई बात नहीं तो फिर भी आपको 10-10 का ही दूंगा। आपने बोला मुझे 5 पेन खरीदने हैं, वो बोलेगा 5 खरीदोगे 50 रुपए दे देना, मैं तो अभी भी 10-10 के दूंगा। मतलब सामने वाला आपसे कह रहा है चाहे आप 1 पेन खरीदो, चाहे 2 खरीदो, चाहे 5 खरीदो, चाहे 10 खरीदो, चाहे 100 खरीदो, चाहे 1000 खरीदो, मैं आपको हर पेन 10 रुपए का ही बेचूंगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, 1 पेन चाहिए 10 रुपए का, 10 पेन चाहिए 10 रुपए के, 100 लोगे चलो पर पेन आपको मैं 9 रुपए के लगा दूंगा, ऐसा ही होता है ना बेसिकली। अच्छा, 500 पेन चाहिए, चलो पर पेन मैं आपको 8 रुपए का लगा दूंगा। मतलब जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाती है नॉर्मली पर पेन की जो प्राइस है वो गिरती जाएगी, बट यहाँ पर प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। 1 लो, 10 लो, 1000 लो, लाख लो, आपकी हर पेन की प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। प्राइस को ही बोला जाता है एवरेज रेवेन्यू। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर, रेवेन्यू के अंदर। अब यहाँ पर 3 सिचुएशंस हैं, अगर ये सिचुएशंस पूरी हो जाती हैं तो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर है, अदरवाइज हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं है।
प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा? व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं। और इन तीनों कंडीशंस के अंदर बीच में एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं है, तीनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, एमआर और एमसी क्या होता है ये भी बता देती हूँ। हालांकि देखो, मार्जिनल रेवेन्यू आपने रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ा था, मार्जिनल कॉस्ट आपने कॉस्ट के अंदर पढ़ा था। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना रेवेन्यू और कॉस्ट की, वहां से डिटेल के अंदर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो समझते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या है। देखो, मैं कहती हूँ एक यूनिट प्रोड्यूस करी, ठीक है, एक यूनिट प्रोड्यूस करने की मेरी कॉस्ट आती है कितनी? 15 रुपए। एक यूनिट प्रोड्यूस करने की मेरी कॉस्ट आती है 15 रुपए। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक पैन बनाने की मेरी कॉस्ट आई 15 रुपए, ठीक है। जब मैंने दो पैन बनाए तो दोनों पैनों की मैं मिलाकर बता रही हूँ कॉस्ट कितनी आ रही है। दोनों पैन की मिलाकर मेरी कॉस्ट आती है 27 रुपीज। एक पैन बनाने की कॉस्ट आ रही थी 15 रुपए, दो पैन जब मैं बना रही हूं तो मेरी कॉस्ट आ रही है कितनी? 27 रुपए। यानी कि सेकंड पैन बनाने की मेरी कॉस्ट कितनी आई? मेरी कॉस्ट में कितना चेंज आ गया? 27 में से 15 को माइनस करा, कितना आया? 12। मतलब सेकंड पैन प्रोड्यूस करने की वजह से मेरी कॉस्ट कितने रुपए से इंक्रीज हो रही है? 12 रुपीज से इंक्रीज हो रही है। इसे बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। कि जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे, आपकी पर यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो कितनी बढ़ती रहेगी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। वैसे ही रेवेन्यू क्या होता है? मैंने बोला जब मैंने एक पैन बेचा कितने रुपए का? 12 रुपए का। दो पैन मैंने बेचे कितने रुपए के? 24 रुपीज के। यानी कि सेकंड वाले पैन पर मैंने एक्स्ट्रा कितना कमाया? 24 में से 12 को माइनस कर दिया, 12 कमाया। मतलब सेकंड पैन भी मैंने 12 रुपए का बेचा। तो पर पैन आप कितने में सेल कर रहे हो ये समझ लो, या फिर एक एक्स्ट्रा पैन बेचने पर आपके रेवेन्यू में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो एक तो एमआर और एमसी इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन याद रहेगी। दूसरी कंडीशन, एमसी शुड बी राइजिंग व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी। जब पहले वाली कंडीशन पूरी होती है, एमआर और एमसी इक्वल होता है, उसके बाद में एमसी आपका इंक्रीज ही होना चाहिए। एमसी शुड बी राइजिंग, याद रहेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है? एमआर और एमसी इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? जब एमआर और एमसी इक्वल आपको दिख रहे हैं, उसके जस्ट बाद में जब आप देखोगे तो आपका एमसी इंक्रीज ही होना चाहिए, वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली तो आपको ये दो कंडीशंस चेक करनी है। तीसरी कंडीशन थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली टेबल के अंदर, ग्राफ के अंदर आप ये दो ही कंडीशंस देखोगे। तीसरी कंडीशन थ्योरेटिकल है, जो सिर्फ आपको लिख कर आनी है कि आपका एवरेज रेवेन्यू, यानी कि आप अपने पैन को कितने में बेच रहे हो, एक पैन को कितने में बेच रहे हो, वो एटलीस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आना चाहिए। उससे ज्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके बराबर तो आना ही चाहिए। कि आपने जो अपनी लेबर को पे करा है, जो अपने रॉ मटेरियल के लिए पे करा है, उससे तो कम से कम आपका रेवेन्यू या तो बराबर आए, ज्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट उसके इक्वल आना चाहिए। ये सिर्फ थ्योरेटिकल है कि एआर शुड बी मोर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दो मेन कंडीशंस आपको याद रखनी है। मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल होना चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट के। और जब ये इक्वल होते हैं दोनों, उसके जस्ट बाद में एमसी हमारा इंक्रीज होना चाहिए। अब टेबल के थ्रू इसे ध्यान से समझना। देखो, ये है यूनिट्स ऑफ आउटपुट, मतलब पैन है, एक पैन, दो पैन, तीन पैन, प्रोड्यूसर कितने पैन प्रोड्यूस कर रहा है। ये मार्जिनल रेवेन्यू है। एक पैन कितने का बेचता है? 12 रुपए का। सेकंड पैन भी 12 रुपीज का बेचता है, मतलब हर पैन वो 12 रुपीज का बेच रहा है। एक पैन बेचता है 12 रुपीज में, सेकंड वाला पैन 12 रुपीज में, थर्ड पैन 12 रुपीज में। मतलब दो पैन उसने कितने में बेचे? 24 में। तीन पैन कितने में बेचे? 36 में। प्लस करते जाओ, वो निकालना नहीं है। तो मार्जिनल रेवेन्यू तो मैंने बता दिया, हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारी प्राइस यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा सेम रहेगा। अब देखो, कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट, अगर आप कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो तो बता देती हूं, मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है। आप गौर से देखो, 15, 12, 10, 9, 8, 7, पहले ये क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब 7 के बाद में देखो दोबारा इंक्रीज होने लग गई। 7 के 8, 9, 10, 12, 15। मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज होगी देन इंक्रीज होगी। इसके पीछे रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। देखो, शुरुआती के अंदर हमारा जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो बहुत स्पीड से इंक्रीज होता है। शुरुआती के अंदर जब हम काम करना शुरू करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो बहुत स्पीड से इंक्रीज होता है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो पर पैन बनाने की हमारी कॉस्ट कम आएगी, हमारी
कॉस्ट गिर जाती है, फिर धीरे धीरे कंडीशन स्टेबल होने लगती है और कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन की इंक्रीज होने की रेट धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो अगेन हमारी कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। तो प्रोडक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट चलता है। ये चीजें अभी मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि मैंने आपको ये चीजें प्रोडक्शन और कॉस्ट में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी है, वहां से रीजंस देख सकते हो। तो मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज होगी, फिर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका कर्व वगैरह देखा जाए तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे एक बार कर्व देखते हैं। अच्छा, पहले एक काम करती हूँ, कंडीशन समझा देती हूँ। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट कंडीशन एमआर और एमसी इक्वल कौन से लेवल पर हो रहे हैं? यहां पर देखो आपका एमआर कितना है, 12 है, एमसी भी कितना है, 12 है, इक्वल है। सेकंड कंडीशन देखो, एमआर भी 12 है, एमसी भी 12 है। तो आप बोलोगे यार इक्विलिब्रियम यहां भी हो रहा है, इक्विलिब्रियम यहां भी हो रहा है। नहीं, हमें सेकंड कंडीशन भी चेक करनी है, थर्ड वाली थ्योरेटिकल है। सेकंड कंडीशन क्या है? जब एमआर और एमसी इक्वल हो जाते हैं उसके जस्ट बाद में जब आप देखोगे तो आपका जो एमसी है वो इंक्रीज होना चाहिए। अब देखो यहां पर आपका एमसी कितना है, 12 है, उल्टा आपका एमसी डिक्रीज हो रहा है, आपका एमसी डिक्रीज हो रहा है। मैंने क्या बोला, एमसी इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पर देखो 12 है, 12 के बाद में आपका एमसी 15 हुआ, आपका एमसी इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर उसे इक्विलिब्रियम नहीं होगा, उसे इक्विलिब्रियम होगा जब वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशंस पूरी हुई हैं, एमआर और एमसी इक्वल भी हैं और इस लेवल के बाद में एमसी जो है वो उल्टा इंक्रीज हुआ है। समझ में आ गया? अब मैं इस टेबल के पीछे के आपको सारे रीजंस एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे आपको एग्जाम में लिख कर आना है। MR is equal to MC in two situations। हम लोगों ने देख लिया दो सिचुएशंस के अंदर MR और MC इक्वल है। पहला तो जब 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करी जा रही हैं और दूसरा जब 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करी जा रही है। जब 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी इक्वल है, जब 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी इक्वल है। पहली सिचुएशन के अंदर MC is falling when MR is equal to MC। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर MR और MC इक्वल है, बट उसके जस्ट बाद में जब हम देखेंगे तो हमारा MC उल्टा डिक्रीज हो रहा है। बट सेकेंड सिचुएशन के अंदर जब MR और MC दोनों इक्वल हैं उसके बाद में हमारा MC इंक्रीज हो रहा है। तो प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कब होगा? जब वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह से आपको लिख कर आना है। अब इसके पीछे मेन रीजन क्या है? तो पहले तो रीजन समझो। देखो यहाँ पर प्रोड्यूसर को अगर हम कहें इक्विलिब्रियम हो रहा है सपोज, तो इसके जस्ट बाद में देखो रेवेन्यू कितना है, 12 रुपीज, कॉस्ट उल्टा कम हो रही है, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 2 रुपए का, 12 रुपए में बेच रहा है, कॉस्ट 10 रुपए आ रही है, प्रॉफिट 2 रुपए का हुआ। 12 रुपए में बेच रहा है, कॉस्ट 9 रुपए आ रही है, प्रॉफिट 3 रुपए हुआ। 12 रुपए में सेल कर रहा है, कॉस्ट 8 रुपए आ रही है, प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 4 हुआ। भाई इस लेवल के बाद में तो प्रोड्यूसर को दिख रहा है कि अब तो मुझे प्रॉफिट होना चालू हुआ है, मेरी कॉस्ट गिरती जा रही है, यानी कि मुझे प्रॉफिट होना चालू हुआ है। तो वो यहाँ पर क्यों रुक जाए? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेट ऑफ रेस्ट, की यहाँ पर रुक जाओ, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। उसे तो दिख रहा है भाई इससे ज्यादा अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो उल्टा हमें प्रॉफिट होगा, तो इस लेवल पर क्या उसे रुक जाना चाहिए? ये उसके लिए क्या है, एक इररेशनल डिसीजन होगा, एक बिना सोचा समझा हुआ डिसीजन होगा कि जब उसे प्रॉफिट होने लगा है तब वो रुक जाए। तो ये डिसीजन तो गलत है। अब लिखकर कैसे आओगे इसे? व्हेन 2 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, जब 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद में हमारा एमसी गिरता है। अगर एमसी हमारा गिरता है इसका मतलब एमआर और एमसी के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है, यानी कि प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। इट मींस प्रॉफिट्स उसके बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे एमसी गिरता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक इररेशनल डिसीजन होगा, एक रैशनल डिसीजन नहीं होगा, सोचा समझा हुआ डिसीजन नहीं होगा कि इस लेवल पर प्रोड्यूसर रुक जाए और उसे इक्विलिब्रियम हो जाए। तो प्रोड्यूसर कब रुकेगा? जब वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जब एमआर और एमसी दोनों इक्वल हैं, और अगर वो गौर से देखे तो इस लेवल के बाद में वो किसी चीज को बेच रहा 12 रुपए में है और इस चीज को बनाने की उसकी कॉस्ट 15 रुपए आएगी, तो कहीं ना कहीं वो लॉस के अंदर जाएगा, -3 का उसे लॉस होगा। तो यहां पर वो रुक जाएगा। ये है उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट जब वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसी को मैं अगर आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूं तो ध्यान से समझना। जब वो 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो उसको टोटल रेवेन्यू कितने का होता है? देखो एक यूनिट को कितने में बेचा? 12 रुपए में। दूसरी यूनिट को भी 12 रुपए में बेचता है, तो टोटल उसके पास में रेवेन्यू कितना आया? 12 और 12, टोटल उसने कितने में सेल करा? 24 रुपीज में। ये क्या है? टोटल रेवेन्यू। और अगर हम उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखें, जब मार्जिनल कॉस्ट को प्लस करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट आती है। तो हम लोगों ने देखा 2 यूनिट्स को बनाने की उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? एक यूनिट बनाता है 15 रुपए में, सेकंड यूनिट बनाने पे उसकी कॉस्ट आती है 12 रुपीज। तो दोनों को प्लस कर दो, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है यहाँ पर? 27 रुपीज। कितनी आ रही है कॉस्ट उसकी? 27। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करके। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। जब आप मार्जिनल कॉस्ट को प्लस करते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर उल्टा उसे लॉस हो रहा है -3 का। तो ये तो क्या था? एक इररेशनल डिसीजन था। वहीं अगर मैं कहती हूँ सिचुएशन 2 देखो, जब वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो एक यूनिट अगर वो 12 रुपए की सेल करता है तो 10 यूनिट्स कितने की सेल करेगा? 120 रुपीज की सेल करेगा।
जाएगा, ये उसका रेवेन्यू है। और अगर हम उसकी कॉस्ट निकालें तो कॉस्ट प्लस कर दो भाई, एक यूनिट की ये है, सेकंड यूनिट की ये है, थर्ड की ये है, फोर्थ की ये है, फिफ्थ की ये है, पूरी 10 यूनिट्स की अगर आपको कॉस्ट को प्लस आप करोगे तो आपकी कॉस्ट आएगी यहाँ पर 100 रुपीज। अब आप रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो दिस इज द रैशनल डिसीजन जब वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। तो टेबल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं सेम सिचुएशन को आपको कर्व के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी और ऐसे ही आपको लिखकर आना है। पहले आपको टेबल बनानी है, फिर टेबल के बाद में एक्सप्लेन करना है, फिर कर्व बनाना है, फिर आपको कर्व को एक्सप्लेन करना है। तो देखो एक्स एक्सेस पर हम लोग दिखा रहे हैं हमारा आउटपुट जो कि कितना है 1 से लेकर 11 यूनिट्स। वाई एक्सेस पर हम लोग दिखा रहे हैं हमारा रेवेन्यू और हमारी कॉस्ट, जो दो चीजें हमारे पास में गिवन है। अब कर्व बनाते हैं। देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में जरूरी नहीं है आप प्लॉटिंग करो कि फर्स्ट पर इतना है, सेकंड पर इतना है, थर्ड पर इतना है, ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपना कर्व बना सकते हो। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए प्लॉट करा है, अभी नेक्स्ट वाले में बताऊंगी बिना प्लॉट करके कैसे बनता है। तो देखो रेवेन्यू कितना है हमारा 12 है, मतलब रेवेन्यू हमारा हर लेवल पर क्या है, सेम है। जब एक यूनिट प्रोड्यूस करी तब भी 12 था, 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तब भी 12 था, 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तब भी 12 है, ये हर लेवल पर 12 है। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो ये आपकी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि आपकी एक्स एक्सेस के पैरेलल है। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट आप ध्यान से देखो, पहले कॉस्ट क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। 15, 12, 10, 9, 8, 7 डिक्रीज हुई, फिर अचानक से इंक्रीज होने लग गई। अब इको के अंदर अगर कोई चीज डिक्रीज होती है तो उसका ग्राफ पहले इस तरह से नीचे जाता है, फिर इंक्रीज होने लगती है तो ग्राफ ऊपर जाता है। अब अगर मैं प्लॉटिंग के हिसाब से बताऊं, जब एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी, 15 रुपए थी। जब 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी, 12 थी। जब 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करी मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी, 10 थी। 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी, 9 थी। तो पहले तो ये एमसी का कर्व नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा, ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखो, एक तो यहां पर एमआर और एमसी इक्वल है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक यहां पर और एमआर और एमसी इक्वल है, मैंने आपको बता दिया उसको इक्विलिब्रियम 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे नहीं होगा, 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पर होगा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूं। दो सिचुएशंस हमारे पास में है, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। अब गौर से देखना, यहां पर समझने वाली चीज है। देखो सिचुएशन 1 की बात करते हैं। सिचुएशन 1 के अंदर उसको रेवेन्यू कितना हो रहा है, सिचुएशन 1 के अंदर वो इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है 0 से लेके L1 तक, मतलब O से लेके L1 तक की वो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसको टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है, देखो ये रेवेन्यू वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है, रेवेन्यू वाली। तो इतना एरिया शेड कर लो, इतना एरिया, ये उसको क्या हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है। तो रेवेन्यू देखा जाए तो मैं नाम दूं तो क्या होगा, OL1QP। नाम कितना होगा, OL1QP। इतना एरिया आ रहा है रेवेन्यू का। जबकि अगर मैं इस लेवल पर कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट का कर्व ये वाला है, ये ब्लू वाला कॉस्ट का कर्व है। कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास में, कॉस्ट आ रही है ये पूरी, मतलब जो हमारा कर्व है उससे नीचे तक का पूरा एरिया उसके अंदर आता है। तो कॉस्ट कितनी है हमारी, OL1QR। कॉस्ट कितनी है, OL1QR। आपको देखकर साफ समझ में आ रहा है यार, रेवेन्यू कम है मतलब पैसा आ कम रहा है और कॉस्ट ज्यादा है, पैसा जा ज्यादा रहा है। और पीछे भी हम लोगों ने देखा था कि इस सिचुएशन पर रेवेन्यू कम था, कॉस्ट ज्यादा थी, लॉसेस के अंदर था। तो ये तो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। सो दिस कैन नॉट बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है यहां तक? अब अगर हम सेकंड सिचुएशन की बात करें, यानी कि टोटल रेवेन्यू कितना है, तो रेवेन्यू का कर्व कौन सा है, येलो वाली लाइन। तो इस पर हमारा टोटल रेवेन्यू ये है, कौन सा है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। तो अगर मैं बात करूं तो ये कितना है, OL2EP, ये हमारा क्या है, टोटल रेवेन्यू। और अगर इस लेवल पर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट का कर्व कौन सा है, हमारा ब्लू वाला है। तो ब्लू वाले के नीचे का देख लो, तो कॉस्ट इस लेवल पर कितनी आएगी, ये वाली, कौन सी आएगी, ये वाली हमारी कॉस्ट आएगी। तो अगर देखा जाए तो आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है एरिया वाइज। तो कॉस्ट कितनी थी हमारी, O से लेके L2, फिर E और फिर ये ऊपर गया R, मतलब ये वाला पार्ट कॉस्ट के अंदर नहीं आया क्योंकि कॉस्ट नीचे जा रहा है। तो हम लोगों को देखकर समझ में आ गया रेवेन्यू इस लेवल पर ज्यादा है, कॉस्ट कम है, हैंस दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आई होप समझ में आ गया। अब कुछ नहीं है, मैं आपको बस एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी जिसके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। What happens when one more unit or one less unit is produced than equilibrium level of output? ध्यान से समझना, इक्विलिब्रियम कहां हो रहा है, इस पॉइंट पर। दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट, कि यहां पर प्रोड्यूसर को रुक जाना चाहिए। मैं कहती हूं व्हाट हैपेंस, क्या होगा अगर इक्विलिब्रियम लेवल से एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस कर ली या फिर एक यूनिट कम प्रोड्यूस कर ली। तो देखो इक्विलिब्रियम का जो लेवल होता है वो बेस्ट लेवल होता है। अगर इससे कम प्रोड्यूस करेंगे तो भी हम घाटे में हैं, अगर इससे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो भी कहीं ना कहीं हम घाटे में हैं। ये बेस्ट लेवल है, इससे कम और इससे ज्यादा दोनों ही अच्छा नहीं है, दिस इज द बेस्ट लेवल। तो क्या होगा
अगर हम एक ज्यादा या एक कम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट से। तो पहला केस लेते हैं जब हम एक ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। केस वन क्या है? व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। तो देखो हमारा इक्विलिब्रियम वाला आउटपुट कौन सा है? L2 तक है। ये है 0 से लेके L2, O से लेके हमारा L2 तक, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। मैंने कहा एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इतना प्रोड्यूस ना करके हम यहां तक का प्रोड्यूस करते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं, तो अब हमारा आउटपुट कितना है? O से लेके L3 तक का, O से लेके L3 तक का, दिस इज आवर आउटपुट। अगर मैंने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करा तो मेरे रेवेन्यू में कितनी बढ़ोतरी होगी, मेरा रेवेन्यू कितना इंक्रीज होगा? तो देखो रेवेन्यू की लाइन येलो वाली है, पहले मैं यहां तक का प्रोड्यूस कर रही थी, तो मेरा टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो कितना था? ये मेरा टोटल रेवेन्यू था, यही था। एक बार मैं हटा देती हूँ इसको, ये मेरा टोटल रेवेन्यू था। अब अगर देखा जाए तो मेरा टोटल रेवेन्यू इसके हिसाब से कितना होगा? यहां तक का होगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो देखा जाए तो मेरे टोटल रेवेन्यू के अंदर कितना इंक्रीज हो रहा है? मेरा टोटल रेवेन्यू इससे इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया कि पहले मेरा टोटल रेवेन्यू कितना था? पहले मेरा टोटल रेवेन्यू ये था, सिर्फ इतना इतना था, ये वाला पार्ट था। अब मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है? ये पूरा है, उस वाली लाइन को भी ले लो। तो देखा जाए तो मेरे टोटल रेवेन्यू के अंदर कितना इंक्रीज मुझे देखने को मिल रहा है? मेरा टोटल रेवेन्यू इतने से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एडिशन टू टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? L2 L3 TE। कितना हुआ? L2 L3 TE। ये टोटल रेवेन्यू में एडिशन हुआ। जबकि इसकी वजह से मेरी कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई? तो पहले मेरी कॉस्ट कौन सी आ रही थी बच्चों? ध्यान से देखना, ब्लू वाली लाइन पर यहाँ पे चलो, इतना प्रोड्यूस कर रहे थे, यहां तक की मेरी कॉस्ट आ रही थी, यही आ रही थी मेरी कॉस्ट। अब मैं यहां तक का प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो अब मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है? अब मेरी कॉस्ट आ रही है यहां तक की। तो देखा जाए तो मेरी टोटल कॉस्ट के अंदर कितना इंक्रीज हुआ? एक बार मैं फिर से हटा देती हूँ इसको। मेरी टोटल रेवेन्यू में तो इंक्रीज इतना मुझे देखने को मिला, जबकि मेरी टोटल कॉस्ट में इंक्रीज कितना हुआ? इतना हुआ। मतलब L2 L3 FE मेरी टोटल कॉस्ट इतने से इंक्रीज हो रही है। तो रेवेन्यू में इंक्रीज कम हुआ, कॉस्ट में इंक्रीज ज्यादा हुआ। समझ में आ रहा है कि मेरे पास में रेवेन्यू तो कम इंक्रीज हो रहा है और जो मेरा खर्चा आ रहा है वो खर्चा उल्टा और ज्यादा बढ़ गया। तो एडिशन टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जो मेरा कॉस्ट के अंदर एडिशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मेरा रेवेन्यू वाला एडिशन। तो कहीं ना कहीं मेरे प्रॉफिट्स उल्टा कम होंगे कि मेरा खर्चा बढ़ गया है। तो ये सिचुएशन तो अच्छी नहीं है अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। अब देखते हैं अगर हमने एक कम यूनिट प्रोड्यूस करी तो क्या होगा। तो व्हेन वन लेस यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस, जब हम एक यूनिट कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, देखो अभी तक हम कितना प्रोड्यूस कर रहे थे? L2 तक प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम एक यूनिट कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर हम अभी तक की बात करें तो हमारा रेवेन्यू कितना था? ये हमारा रेवेन्यू था जिसे मैं शेड कर रही हूं, ये हमारा रेवेन्यू था। ऑब्वियस ही बात है अगर मैं कम प्रोड्यूस कर रही हूं तो कहीं ना कहीं मेरा रेवेन्यू कम होगा। तो अब मेरा रेवेन्यू कितना है? अब मेरा रेवेन्यू है यहां तक का, L3 तक का। एक यूनिट में कम प्रोड्यूस कर रही हूं और मैं सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर रही हूं, OL3 तक, ये मेरा आउटपुट है। तो कहीं ना कहीं मेरा रेवेन्यू कम हुआ। रेवेन्यू कितने से कम हुआ? इतने से। रेवेन्यू के अंदर इतने का डिक्रीज आया। तो रिडक्शन इन टोटल रेवेन्यू कितना है? L3 L2 EF कितना है? L3 L2 EF मेरे रेवेन्यू के अंदर इतनी कमी आई। जबकि मेरी कॉस्ट में कितनी कमी आई? मेरी कॉस्टिंग के अंदर कितनी कमी आई देखा जाए तो कॉस्ट, ये रेवेन्यू मेरा इतने से डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब अगर मैं कॉस्ट की बात करती हूं तो पहले मेरी कॉस्ट कितनी आ रही थी? पहले मेरी कॉस्ट आ रही थी यहां से लेकर यहां तक की, पहले मेरी कॉस्ट ये आ रही थी ब्लू के नीचे वाला। अब मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है? अब मेरी कॉस्ट आ रही है ये। तो कॉस्ट के अंदर डिक्रीज इतना आया, इतने से मेरी कॉस्ट डिक्रीज हो गई, मतलब L3 L2 ET यहां तक की मेरी कॉस्ट डिक्रीज हो गई। तो कितनी डिक्रीज हुई? L3 L2 ET, ये मेरी कॉस्ट डिक्रीज हुई। तो TVC यानी कि कॉस्ट के अंदर जो कमी आई है वो कम है, रेवेन्यू में कमी आई है उससे ज्यादा। मतलब रेवेन्यू में तो मेरा इतना डिक्रीज है और कॉस्ट मेरी सिर्फ इतनी सी डिक्रीज हुई है, कॉस्ट भी ज्यादा डिक्रीज होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी देखा जाए तो मेरे प्रॉफिट्स कम होंगे क्योंकि मेरी कॉस्ट जो है उसके अंदर तो इतना डिक्रीज आया और मेरे रेवेन्यू के अंदर इतना डिक्रीज आ गया। यानी कि जो मेरा फायदा था, रेवेन्यू जो पैसा मेरे पास में आ रहा है उसमें इतना डिक्रीज है और कॉस्ट के अंदर डिक्रीज सिर्फ इतना सा है। तो अगेन यहाँ पर भी मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन यही बताता है कि इक्विलिब्रियम का लेवल बेस्ट होता है। अगर आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे तो भी कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स के अंदर कमी आएगी और अगर आप कम प्रोड्यूस करोगे तो भी कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स के अंदर कमी आएगी। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, मुझे लगा आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। ये पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने देखा प्रोड्यूसर कौन होता है, वो पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है ताकि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जब प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है किसी भी यूनिट को सेल करने पर। इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर हम लोग दोनों कॉस्ट को माइनस करते हैं, एक्सप्लिसिट हो चाहे इम्प्लिसिट हो। अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर सिर्फ हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करते हैं जो एक्चुअली हमने पे करी है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों कॉस्ट को माइनस करते हैं यानी कि टोटल कॉस्ट को
माइनस करते हैं। तीन तरह के प्रॉफिट्स होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जितना खर्चा आया उतने में बेच दिया। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब जितना खर्चा आया उससे ज्यादा में बेचा। ये एक्चुअली हमारी भाषा में क्या है? प्रॉफिट है। ये एक्चुअली हमारी भाषा में प्रॉफिट है। और सब नॉर्मल प्रॉफिट्स एक्चुअली हमारी भाषा में लॉस है कि बनाने में खर्चा ज्यादा आया और आपने बेचा कम में। बनाने में खर्चा आया 10 रुपए का, आप बेच 8 रुपए में रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको लॉसेस हो रहे हैं। इसे इको की भाषा में बोलते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या है? सब नॉर्मल प्रॉफिट्स। कंडीशंस मैंने बताई प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, एमआर एमसी के इक्वल होना चाहिए। जब एमआर और एमसी इक्वल है उसके जस्ट बाद में एमसी उल्टा आपका इंक्रीज होना चाहिए। और एक थर्ड कंडीशन जो थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पर यूनिट का रेवेन्यू है वो कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आना चाहिए। ज्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी टेबल को एक्सप्लेन करके आओगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि कर्व किस तरह से बनाना है और कर्व की दोनों सिचुएशंस को किस तरह से एक्सप्लेन करना है। ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस है, तो इसे भी आप कर लेना। तो यहां तक का आपका ये पूरा चैप्टर मैंने आज एक वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दिया, काफी डिटेल के अंदर। अब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और इन वीडियोस को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से शेयर करो ताकि उन लोगों को भी इनका बेनिफिट मिले और मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि मैं कंटिन्यू आपके उन लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। बाय फॉर नाउ।